करण ने मधु के कमरे से बाहर आकर रोशनी को जगाने के लिए आवाज लगाई, रोशनी। रोशनी, कौन है? रोशनी ने चौंक कर पूछा तो करण गुस्से में उसे घूरने लगा। रोशनी ने जैसे ही उसे देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई। करण उसे घूरते हुए बोला, मधु ऊपर अपने कमरे में सो रही है। आज पूरी रात तुम वही उसके पास उसके कमरे में रहोगी और उसका ख्याल रखोगी। उसे 1 मिनट के लिए भी अकेले मत छोड़ना, समझी तुम? रोशनी ने सिर हिला दिया और चुपचाप मधु के कमरे में चली गई। उसके जाते ही करण ने मीरा को फोन लगाया तो वो सोई हुई थी, पर फोन की रिंगटोन सुनते ही उसकी नींद खुल गई। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया तो करण का नाम देखते ही वो घबराकर उठ बैठी। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। क्या हुआ करण, मधु ठीक तो है ना? तुम इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? हाँ वो ठीक है मीरा, करण ने जवाब दिया। मीरा की जान में जान आ गई। तभी करण फिर से बोला, मीरा कल मैं और मेरी फैमिली उदयपुर जा रहे हैं और मैं मधु को इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए प्लीज क्या तुम यहाँ आकर मधु के साथ रह सकती हो इस हालत में? करण, मधु ठीक है ना? मीरा ने परेशान होकर पूछा तो करण भी परेशान हो गया। आज मधु ने होटल रेडिशन में एक आदमी को देखा जिसे देखते ही वो बुरी तरह कांपने लगी। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि 15 मिनट तक उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। करण के इतना कहते ही मीरा घबराकर बोली, के भगवान, कहीं मधु ने उस हैवान को तो नहीं देख लिया? ये लाइन उसके मुंह से सुनकर करण शॉक्ड रह गया। उसने तुरंत मीरा से पूछा, तुम जानती हो उस आदमी? कौन है वो? मीरा ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, करण, मैं और मधु दोनों ही उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते। हमने सिर्फ उस आदमी का चेहरा देखा है। वो मेरा पीछा करते हुए मधु तक न पहुंच जाए, बस इसलिए मैं मधु को उस मुश्किल वक्त में अकेले छोड़कर मुंबई आ गई हूँ, जबकि उसे इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मीरा की बातों ने करण की परेशानी और बढ़ा दी। उसने फिर से सवाल किया, मीरा, उस आदमी को देखकर मधु बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता सकती हो? अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे पूरी बात बताओगी तो शायद मैं मधु की मदद कर पाऊं। प्लीज मीरा, बताओ मुझे कि मधु उस आदमी से इतना क्यों डर रही है? ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो उसकी आंखों में उस आदमी को लेकर इतना खौफ है? टेल मी मीरा, प्लीज। मीरा बेड से उठकर बोली, करण, कुछ सालों पहले मैं और मधु अपनी कॉलेज ट्रिप पर दिल्ली घूमने के लिए गए थे। दिल्ली के एक बाजार में हमारी मुलाकात एक लड़की से हुई और उस लड़की से मधु की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उस लड़की ने हमें अपनी शादी में भी इनवाइट किया था। मैं और मधु उस लड़की की हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन में शामिल हुए। वो लड़की और हम बहुत खुश थे, पर शादी के दिन जब उस लड़की की बारात दरवाजे पर पहुंची तो बारातियों में वो आदमी अपने दोस्तों के साथ वहां आया था। मधु की खूबसूरती देखकर वो आदमी उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा था। सारे लोग बारात का स्वागत करने और नाचने में बिजी थे, पर मधु दुल्हन के साथ उसके कमरे में थी। उसे अकेला पाकर वो आदमी अपने दोस्तों के साथ उसे स्टोर रूम में उठाकर ले गया। उन लोगों ने मधु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बैंड बाजे और ढोलक के शोर में किसी को भी उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। उन लोगों ने मधु के कपड़े भी फाड़ दिए थे और सिगरेट से कई जगह उसके बदन को जला। इतना कहते कहते मीरा रोने लगी। करण ने भी ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा ने हिम्मत करके आगे बताया, पर भगवान की मेहर थी उस पर, जो नंदिनी और मैं उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम तक पहुंच गए। हमारे स्टोर रूम में पहुंचते ही वो लोग वहां से भाग गए। उस हादसे में मधु के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, पर जो भी हुआ उसे भूल पाना शायद किसी भी लड़की के लिए नामुमकिन है। उसी हादसे की वजह से मधु आज भी अंधेरे और अकेले रहने से घबराती है। उन जानवरों ने मधु के साथ कैसा सलूक किया होगा, इस बारे में सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। और मधु ने तो ये सब सहा है, तो वो ये सब कैसे भूल सकती है? उस रात अगर नंदिनी नहीं होती तो शायद मधु भी नहीं होती। मीरा की बातें सुनकर करण ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। उसे मीरा के रोने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, पर मीरा खुद को संभाल कर बोली, इस हादसे को 3 साल होने को आए हैं, पर ना मधु उस हादसे को भूली है और ना ही शायद वो आदमी। इसलिए जब उसने मधु को शिमला में देखा तो उसने फिर से मधु के साथ वही सब करना चाहा जो वो उस रात नहीं कर पाया था। पर इस बार तुम उसके लिए भगवान बनकर आ गए और तुमने उसे उस जानवर से बचा लिया। पर लगता है तुम्हारा और मधु का जो वीडियो टीवी में आया था, उसकी वजह से वो आदमी ये जान गया है कि मधु इंदौर में रहती है। वो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक भी पहुंच गया था, पर एक बार फिर तुमने उसे बचा लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले गए।
उस आदमी के गुंडे मेरे घर के बाहर भी मुझ पर नजर रखे हुए थे। बस इसलिए मैं मधु से मिलने भी नहीं आई और न ही मैंने उसे अपने घर लाने के बारे में सोचा, क्योंकि इस वक्त वो तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ रहेगी। इसलिए प्लीज करण, मेरे वहां आने तक उसका ख्याल रखना प्लीज। हाँ, इतना कहकर करण ने कॉल कट कर दी और खुद को संभालने के लिए वही सोफे पर बैठ गया। उसके कानों में मीरा की बताई बातें गूंजने लगी। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर मधु के कमरे की ओर देखा और उठकर आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की ओर बढ़ने लगा। करण ने रूम के दरवाजे से देखा तो मधु बेड पर और रोशनी बेड के पास रखी काउच पर सो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मधु के पास आया और उसके पास बैठा। उसे देखते ही उसे उसका डर से कांपता हुआ चेहरा नजर आने लगा। उसने अपने आप को संभाला और बहुत प्यार से मधु के गाल को छूकर मन ही मन बोला, कैसे कर लेती हो मधु ये सब? कैसे इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट और होंठों पर हंसी होती है? इतने तूफानों का सामना करने के बाद भी तुम कैसे जिंदगी को पॉजिटिव होकर जी लेती हो? नंदिनी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं जीना ही भूल गया हूँ, पर तुम्हारे दर्द के आगे तो मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम कैसे ये दर्द सहकर खुश रह लेती हो? कहाँ से लाए हो ये हौसला मधु, कहाँ से? करण कुछ देर वही परेशान बैठा रहा और फिर गुस्से में उठकर उसके कमरे से बाहर आया। उसने घर से बाहर जाते हुए रेहान को फोन किया। रेहान की पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी थी, इसलिए उसने तुरंत करण की कॉल रिसीव की। क्या हुआ करण, सब ठीक तो है ना? तूने इतनी रात को फोन क्यों किया? करण तुरंत बोला, रेहान, शिमला में जो लोग मधु को उठाकर ले गए थे उनके बारे में कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे? रेहान ने अपनी चेयर से उठकर जवाब दिया, नहीं करण, अभी तक कुछ पता नहीं चला, सिर्फ एक आदमी को तुमने पकड़ा था, बाकी सब वहां से भाग चुके थे। और जिस आदमी को तुमने पकड़ा था उसने भी अब तक अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने उसे बहुत मारा पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए हम वहां उससे पूछताछ नहीं कर सकते। ये सुनकर करण गुस्से में बोला, रेहान, तुम्हें कुछ भी करके उस आदमी का मुंह खुलवाना है। अगर मार से नहीं तो रुपयों से उस आदमियों से कहो कि अगर वो उस आदमी का नाम पता बता देता है जिसने मधु से बदसलूकी करने की कोशिश की थी, तो मैं उसे इतनी दौलत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है करण, क्योंकि मैं भी तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस आदमी का मुंह नहीं खुलवा लेता, क्योंकि मेरे लिए भी किसी लड़की की इज्जत से खेलने से ज्यादा बड़ा कोई क्राइम नहीं होता। उस आदमी और उसके उस बॉस का पता लगाकर मैं उन्हें अटेम्प्ट टू रेप के जुर्म में जेल भिजवाकर ही रहूंगा। रेहान की बातें सुनकर करण परेशान होकर बोला, रेहान, वो आदमी मधु का पीछा करते हुए इंदौर तक पहुंच गया है और मैं चाहता हूं कि मधु और बिना किसी को कुछ भी पता चले तुम उस आदमी को ढूंढने में मेरी मदद करो। मधु ने आज उसे इंदौर के एक होटल में देखा था। रेहान कुछ देर सोचने के बाद बोला, करण, उस आदमी को ढूंढने में मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। वैसे हम उस होटल की सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी के बारे में जान सकते हैं, और अगर मधु उस आदमी का स्केच बनवाने में हमारी मदद कर दे तो उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। मैं खुद वहां आ जाता हूं, हम दोनों मिलकर कमिश्नर साहब से बात करेंगे। करण लॉन में रखी चेयर पर बैठते हुए बोला, नहीं रेहान, तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं उदयपुर के लिए निकल रहा हूँ, पर वहां से आते ही मैं खुद शिमला आकर तुझसे मिलता हूँ। और रही बात मधु की, तो उससे उस आदमी के बारे में न मैं कोई सवाल करूंगा और न तू कुछ पूछेगा। हमें बिना उससे कुछ पता चले उस आदमी और उसके साथियों को तलाशना है। वीडियो फुटेज तो मैं अभी और इसी वक्त जाकर चेक करता हूँ। एक बार मैं उस आदमी का चेहरा देख लूं, उसके बाद तो मैं उसे पाताल से भी निकाल कर ले आऊंगा। करण की बातें सुनकर रेहान ने पूछा, करण, तेरे और मधु के बीच कुछ है क्या? रेहान का ये सवाल सुनकर करण बात बदलते हुए बोला, मैं फुटेज चेक करके तुझे फिर से फोन करता हूँ। ठीक है, रेहान बोला और कॉल कट करने लगा। पर तभी करण ने उससे फिर से सवाल किया, रेहान, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? रेहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे भाई, 3 दिन बाद तेरी शादी है, तो तू उस लड़की को भूल जा और अपनी शादी एंजॉय कर, क्योंकि अगर उस लड़की को तुझसे कोई भी शिकायत होती तो वो अब तक खुद पुलिस स्टेशन आ चुकी होती। मुझे लगता है कि वो लड़की भी अब तक वो हादसा भूल चुकी है, तो तू क्यों उसे याद करके खुद को टॉर्चर किए जा रहा है? भूल जा सब। शट अप रेहान, करण गुस्से में बोला। रेहान मुस्कुरा दिया, मैं पता लगा रहा हूँ मेरे भाई, बहुत जल्द वो लड़की तेरे सामने होगी, ट्रस्ट मी। थैंक यू, अब मैं फोन रखता हूँ। गुड नाइट।
इतना कहकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपनी गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल गया। इधर आरव अपने घर पहुंचते ही सीधे शालिनी के कमरे में पहुंचा। शालिनी करण और मधु को वीडियो में साथ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या करण भैया रिद्धिमा भाभी से शादी करके खुश है मोम? आरव ने कमरे में आते ही पूछा। शालिनी ने अपना फोन तुरंत बंद किया और हैरानी से उसे देखने लगी। आरव उनके पास आया और बोला, मोम अगर करण भैया रिद्धिमा से प्यार नहीं करते हैं तो हम उनकी शादी रिद्धिमा से क्यों कर रहे हैं? क्या दादी का दिया वचन हमारे लिए भाई की खुशी से बढ़कर है? शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छूकर पूछा। आरव तू आज अचानक से इस तरह के सवाल क्यों कर रहा है? तू जानता है ना कि रिद्धिमा से करण की शादी उसकी अपनी मर्जी से हो रही है। आरव ने उनका हाथ हटाया और बोला, हाँ मैं जानता हूँ, पर आज जो मैं देखकर आया हूँ मोम, उसके बाद मुझे लगता है कि करण भैया की शादी रिद्धिमा से करने से पहले हमें एक बार फिर सोचना चाहिए। हमें भैया से उनके दिल की बात जाननी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये शादी बहुत सी जिंदगियां तबाह कर दे, मेरे भाई से उनकी खुशी हमेशा के लिए छीन ले। ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी करण बोला। उसकी आवाज सुनते ही आरव और शालिनी दोनों ने उसकी ओर देखा। करण अंदर आकर आरव से बोला, आरव कल हम उदयपुर के लिए निकल रहे हैं और 3 दिन बाद मेरी और रिद्धिमा की शादी है। यही सच है, इसलिए आज के बाद इस घर में ये सवाल फिर से ना उठे और तुम आज के बाद इस मामले में ना कुछ करोगे और ना ही कुछ पूछोगे, क्योंकि अब रिद्धिमा ही मेरी खुशी है, समझे तुम? इतना कहकर वो गुस्से में जाने लगा। तो फिर मधु क्या है भैया? आरव ने गुस्से में पूछा। करण के कदम रुक गए। शालिनी भी आरव को हैरानी से देखने लगी। करण ने पलटकर आरव की ओर देखा तो वो गुस्से में करण के पास आया और उसने उसे घूरते हुए पूछा, आपने जवाब नहीं दिया भैया, मधु क्या है? आपका टाइम पास। आरव, करण ने गुस्से में चीखते हुए उस पर अपना हाथ उठाया, पर उसे मारने से पहले ही अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। शालिनी ने गुस्से में आरव की बांह पकड़ी और पूछा, आरव ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? और तुम करण के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आरव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और करण के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, भैया अगर आप मधु से प्यार करते हो तो प्लीज रिद्धिमा से शादी मत कीजिए, प्लीज। करण गुस्से में पलटकर चीखा, अरे नहीं करता हूँ मैं मधु से प्यार, और ये बात मैं कितनी बार मम्मा को बता चुका हूँ। उस रोज मैंने सिर्फ मधु की मदद के लिए उसे अपनी पत्नी कह दिया था, जिसका क्लेरिफिकेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो फिर ये सवाल क्यों? मेरे और मधु के बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मेरी और रिद्धिमा की शादी रोकी जाए। इतना सुनते ही आरव ने गुस्से में अपने फोन में एक वीडियो ओपन किया और करण को दिखाते हुए पूछा, तो फिर ये क्या है? करण ने जैसे ही वीडियो में खुद को और मधु को इतने करीब देखा तो हैरान हो गया। उससे एक शब्द भी नहीं बोला गया और वो एकटक वीडियो देखने लगा। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर शालिनी ने उसके हाथ से फोन छीना और वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो करण की ओर देखने लगी। आरव फिर से बोला, अगर आपके दिल में मधु के लिए कुछ नहीं है तो फिर इस वीडियो का सच क्या है भैया? करण ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो वो मधु के साथ जी कर आया था। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, भैया बीच सड़क पर बिना किसी की परवाह किए आप उस लड़की के साथ रोमांस कर रहे थे। आपको इस बात की भी परवाह नहीं थी कि 2 दिन पहले इस लड़की की वजह से हमारे खानदान की इज्जत का तमाशा बनते बनते बचा है। आपकी और रिद्धिमा की शादी भी टूटने से बची है और आप खुली सड़क पर इस लड़की को अपनी बाहों में लिए खड़े थे। आपको इतना भी होश नहीं था कि आपके आसपास से गुजरने वाले लोग आपको मधु के साथ देख रहे थे। ये सब सुनकर करण वहां से जाने लगा, पर आरव उसकी बांह पकड़कर बोला, प्लीज भैया ऐसे मत जाए, एक बार अपने दिल की आवाज सुनकर सच कह दीजिए। आपकी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार साफ नजर आ रहा है जो रिद्धिमा के लिए कभी नजर नहीं आया, और अगर मैं गलत होता तो मधु के लिए गलत शब्द मेरे मुंह से सुनकर आप यूं मुझ पर अपना हाथ नहीं उठाते। करण ने गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, आरव भाई हो तुम मेरे, और मुझे इतना तो जानते ही हो कि मैं मधु के लिए तो क्या किसी भी लड़की के लिए इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए आइंदा से इस तरह की बकवास कभी मत करना, समझे? इतना कहकर करण गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही आरव शालिनी की ओर देखकर बोला, मोम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद भैया को मधु के साथ देखा है। उस पल मैंने ये महसूस किया कि उन्हें सिवाय मधु की कोई नजर ही नहीं आ रहा था।
मुझे लगता है कि वो मधु से प्यार करते हैं। जो कुछ मैंने देखा है मोम, उसके बाद तो प्यार शब्द बहुत छोटा लगा मुझे। बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि करण भैया उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इतनी जितनी कि उन्होंने शायद नंदिनी से भी नहीं की। मैं जानती हूँ आरव, तभी शालिनी बोली। आरव उन्हें हैरानी से देखने लगा। शालिनी ने उसकी बांह पकड़कर उसे बेड पर बैठाया और बोली, बैठ। मुझे पता था कि आपको सब कुछ पता होगा। करण भैया की लाइफ में इतना कुछ हो रहा हो और आपको पता ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं वो सब देखने के बाद अपने दोस्त की पार्टी से सीधे आपके पास आया। पर आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं बताया। आपने ये साबित कर दिया मोम कि आप सबसे ज्यादा प्यार करण भैया और ऋषभ भैया से ही करती है। ऐसा नहीं है आरव, शालिनी बहुत प्यार से उसके गाल को छूकर बोली। आरव गुस्से में उनका हाथ हटाकर बोला, सच है ये? करण भैया और ऋषभ भैया के बाद आप अपना सारा प्यार राधिका दी और एनी पर लुटाओगी? मैं तो कोई नहीं हूँ आपका, तो आप मुझे थोड़ी प्यार करती है। शालिनी मुस्कुरा दी। आरव ऐसा नहीं कहते बेटा, तू अच्छे से जानता है कि मेरे लिए तुम पांचों एक बराबर हो। मैं मानती हूँ कि मुझे तुझे सब बताना चाहिए था, पर आरव, मैं तुझे कुछ भी बताने से पहले खुद ये कंफर्म करना चाहती थी कि मैं सही हूँ या नहीं। मधु करण से प्यार करती है, ये बात मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है। और करण भी उससे प्यार करता है, ये तेरे इस वीडियो ने साबित कर दिया है। अब हम दोनों को मिलकर इन दोनों के दिल की बात इनकी जुबां पर लानी है, ताकि हम ये शादी रोक सके। ये सुनकर आरव का गुस्सा छूमंतर हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, मोम, करण भैया को उनके हिस्से की खुशी मिल जाए, इससे बढ़कर तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ हूँ, पर उससे पहले आप मुझे पूरी बात बताएंगी। शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ जानना है मुझे। शालिनी ने आरव को सब कुछ डिटेल में बताना शुरू किया और फिर उसे होटल का वीडियो भी दिखाया। तो फाइनली करण भैया की लाइफ में कोई ऐसा आ ही गया जिसने उनके दिल से उस नंदिनी को निकालकर अपनी जगह बना ली। पर कमाल की बात है कि मैं उस लड़की से अब तक नहीं मिला। करण भैया के दिल में अपना घर बनाना किसी मामूली लड़की के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। वो लड़की बहुत स्पेशल होगी, कोई एंजल ही होगी जिसने करण खुराना जैसे इंसान को बीच सड़क पर उनसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अभी आउट हाउस जाकर मधु से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वो उठकर जाने लगा, पर शालिनी उसका हाथ पकड़कर बोली, पागल हो गया है क्या? रात के 1 बजे तू मधु से मिलने जाएगा? सो चुकी होगी वो, कल सुबह मिल लेना। आरव ने मुंह बना लिया और शालिनी के गले लग गया। तभी वहां करण आ गया। दोनों फिर से उसे देखने लगे। करण ने आरव को घूरते हुए उसके हाथ से उसका फोन छीना और फिर पलटकर खड़ा हो गया। आरव ने शालिनी को इशारा किया तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया। करण ने उसके फोन से पहले वीडियो खुद को व्हाट्सएप किया और फिर वीडियो डिलीट करके उसे फोन वापस देते हुए बोला, आइंदा अगर तुमने मेरा वीडियो कभी भी कहीं भी बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? जी भैया, आरव तुरंत बोला। करण शालिनी के पास आया और उसने उनसे पूछा, और मम्मा आप अब तक सोई क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी डैड से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आपसे बात हो गई है कि वो और चेतन अंकल कल आएंगे, तो फिर तो आपको सो जाना चाहिए ना। और आरव, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? आरव ने तुरंत जवाब दिया, भाई वो मेरे दोस्तों ने मेरे वापस आने की खुशी में पार्टी दी थी, तो बस वहीं से आ रहा हूँ। पर रास्ते में मैंने आपको और मधु को रोमांस करते देखा तो और लेट हो गया। शट अप आरव, जस्ट शट अप। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और मम्मा को सोने दो, करण उसे घूरते हुए बोला। आरव ने तुरंत शालिनी को गले लगाया और बोला, गुड नाइट मोम। गुड नाइट, शालिनी उसके गाल को छूकर बोली। आरव ने जाते हुए करण को भी गुड नाइट कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही शालिनी करण से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी करण बोला, प्लीज मम्मा कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि आपसे झूठ में बोल नहीं पाऊंगा और सच में अपने आप से भी नहीं कहना चाहता। पर शालिनी ने गुस्से में पूछा, क्यों नहीं कहना चाहता? तू मधु से प्यार करता है। इस सच को मानने से ना ही ये धरती फटेगी और न ही ये आसमान टूट पड़ेगा, तो क्यों नहीं मान सकता तू ये बात कि तू मधु से प्यार करता है? हाँ करता हूँ मैं उससे प्यार। तभी करण गुस्से में चीखा। शालिनी उसे हैरानी से देखने लगी। करण ने उनका चेहरा देखकर पूछा, अब खुश है आप? यही सुनना चाहती थी ना आप मेरे मुंह से? शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो करण उनके पास आकर बोला, मम्मा शिमला में जो कुछ भी हुआ है ना, वो मैंने आपके कहने पर रिद्धिमा को नहीं बताया।
और वो आप ही थी जिसने शिमला वाली बात जानने के बाद मुझसे सब कुछ भूलकर चुपचाप उससे शादी करने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर शालिनी भी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। करण परेशान होकर बेड पर बैठा और बोला, मम्मा मैंने आपकी बात मानकर रिद्धिमा को सच सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल अगर रिद्धिमा को शिमला वाले हादसे के बारे में पता चल जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो मुझे छोड़कर जाए या मेरे साथ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैंने मधु की ओर अपने कदम बढ़ाए और उसे शिमला वाली बात पता चल गई तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, इस बात से मुझे फर्क पड़ेगा मम्मा, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर यही बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है और मधु के करीब जाने से रोक रही है तो फिर चल, हम अभी और इसी वक्त मधु को ये बात बताएंगे और फिर फैसला उस पर छोड़ देते हैं कि वो सच जानकर तुझे अपनाएगी या फिर तुझे छोड़कर चली जाएंगी। चल मेरे साथ। इतना कहकर शालिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी। पर करण अपनी बांह छुड़ाकर बोला, नहीं मम्मा, आज तो क्या, मैं सारी जिंदगी मधु को ये सच नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मैं उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पढ़कर आ रहा हूँ जहां वो खुद ऐसे दर्द से गुजरी है जो शायद उसे शिमला की उस रात के हालातों को कभी समझने नहीं देंगे। और सच जानने के बाद मुझे अपनाना तो दूर की बात, वो शायद जिंदगी में दोबारा कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगी। नफरत करेगी वो मुझसे और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत में नहीं देख पाऊंगा। करण की बातें सुनकर शालिनी उसे हैरानी से देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।